पिछली चर्चा में हम बात कर रहे थे विंसेंट वान गो की, उत्तर परभावादी चित्रकार। विंसेंट वान गो के आरंभिक जीवन और उसकी कला यात्रा पर अपन ने विचार किया, चर्चा की। विंसेंट वान गो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जी पाए। अपनी उम्र के 37वें साल में वो मृत्यु हो गई थी उनकी, और जीवन के अंतिम समय में 1888 में वे दक्षिण फ्रांस के प्रोवांस में आल नामक गांव में जाकर वे रहने लगे। क्योंकि उनके पास में इतना सुविधा संपन्न नहीं थे, आय का कोई साधन नहीं था, और बड़े शहर जैसी स्थिति में वो रहने की उनकी क्षमता नहीं थी, तो वो एक छोटे गांव आल में जाके रहने लगे। वहाँ जाकर उन्होंने अपने चित्र सर्जन को, चित्र की कला यात्रा को आगे बढ़ाया, और यहाँ रहकर उन्होंने असंख्य चित्र बनाए। वहाँ के हरे भरे खेतों के चित्र, नदी, नावें, चौराहे, सड़क, बगीचे, अनेक नाना विषयों को लेकर उन्होंने अपने चित्रण कार्य आरंभ किया। प्रोवांस में आल में उन्होंने एक रेस्टोरेंट के ऊपर अपना एक कमरा लिया, जिसमें वो रहते थे, और अपने जलपान गृह के ऊपर का जो कमरा था उसके भी अंतक्ष चित्र उन्होंने काफ़ी बनाए। उसमें जैसे पलंग है, टेबल है, 2 कुर्सियाँ हैं, उनके 2 कुर्सियों के चित्र भी बनाए, और एक कुर्सी का नाम उन्होंने रखा कि गोगवे की कुर्सी। ये इस बात का द्योतक है कि बाल गोगी से वो अथाह स्नेह करते थे, बहुत उनका सम्मान भी करते थे और उनसे स्नेह भी करते थे। क्योंकि वान गोग एक दार्शनिक, धार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण को लेकर जीने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी जड़ के अंदर चैतन्य स्वरूप को ढूंढने का, सत्य को जानने का, चेतन सत्ता को जानने का प्रयास किया। और उनका मानना था कि किसी भी वस्तु को ठीक से उसका सूक्ष्म निरीक्षण करें और उसके साथ भावात्मक तादात्म्य में स्थापित करें, तो वही जड़ चीज़ एक चैतन्य के रूप में आपको महसूस होने लगती है। उसमें एक चैतन्य का भाव, चैतन्य का बोध आपको होने लगता है। तो वही जो बोध है, वही सौंदर्य है, वही कला का मूल उद्देश्य है, तो उसको भी अभिव्यक्त करना आवश्यक था। इस प्रेरणा को लेकर वो अपना चित्रण कार्य आगे बढ़ाते थे, और वो कहते थे, मुझे मेरी कला द्वारा मेरी आत्मा का साक्षात्कार होता है। और सूर्य और जमीन, यानी इसका ये दार्शनिक उसकी विवेचना करते थे। सूर्य से जमीन का जो मिलन होता था, उसकी वे दार्शनिक व्याख्या किया करते थे, और उसको लेकर, इन विषयों को लेकर भी इन्होंने अनेक चित्रण किए, अनेक प्रकार के चित्रण किए। और यहाँ पर रहते रहते इन्होंने एक दूसरा प्रयोग ये किया कि ये अपने चित्रों के साथ रंगों का जो प्रयोग था, वो रंगों का प्रयोग वो भावानुसार करने लगे। रंगों की सांकेतिक भाषा का प्रयोग लेते उनका मानना था, और सभी कलाकार ये मानते हैं कि रंगों की अपनी एक लैंग्वेज है, भाषा है, और उस भाषा के अनुसार, भावों के अनुसार उस रंगों का चयन विषय के अनुसार किया जाना चाहिए। और वान गोग ने इसको अपने चित्रों के अंदर खूब बढ़ाया। तो रंगों के महत्व को अपने भावनाओं के अनुसार उन्होंने उपयोग लिया। जैसे उन्होंने वहाँ एक आल में चित्र बनाया कि मदिरा गृह का आंतरिक दृश्य, यानी जो मदिरा गृह का मतलब मधुशाला, यानी बार आज की दृष्टि में कहें, तो वहाँ उन्होंने लाल, हरे और पीले रंगों से, तेज चटक रंगों से उसको चित्रित किया, और उन्होंने लिखा, लाल व हरे रंगों से मैंने मानवीय वासना को जागृत करने का प्रयास किया है। तो वो जो वहाँ का परिवेश था, जिस परिवेश के अंदर वो चित्रण कर रहे थे, जिस विषय को लेकर चित्रण कर रहे थे, उस परिवेश से जो मूल भाव था, उस मूल भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वो रंगों का सांकेतिक प्रयोग कर रहे थे। क्योंकि रंगों की अपनी जो लैंग्वेज थे, तो उन्हीं रंगों का चयन कर रहे थे जो उस भाव को अधिक रूप से अभिव्यक्त प्रदान कर सके, एक्सप्रेशन दे सके। मदिरा गृह में क्या होता है, उनका मानना था मदिरा गृह में आके आदमी
अति उत्तेजित होकर हो जाता है और अपने विवेक को खो देता है, यानी वो उसके पतन का रास्ता है। तो जो मन के अंदर उत्तेजना का भाव था और शराब पीने से व्यक्ति आवेशित हो जाता है और अनर्गल बकने भी लगता है, तो कुल मिला के वो उसके चरित्र का पतन वहाँ होना है। तो जो मनुष्य की एक प्रतिष्ठा थी वहाँ वो खंडित होती है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने चित्र के भाव के अनुसार रंगों का प्रयोग किया। जैसे उन्होंने एक चित्र बनाया शयन कक्ष। शयन कक्ष के अंदर उन्होंने हल्के हुए गुलाबी रंगों का प्रयोग किया, हल्के रंग और पिंक टाइप के कलर का प्रयोग किया। और तो वो शयन कक्ष का भाव शांत और बहुत ही मधुरम होना चाहिए, ये जैसे उनका मानना था, तो उसी प्रकार के रंगों का उन्होंने चयन किया। और उन्होंने कहा कि मेरी रंग संगति का उद्देश्य, पर्टिकुलर शयन कक्ष के लिए उन्होंने कहा कि मेरी रंग संगति का उद्देश्य रोचकता, सत्य के साथ भाव को निर्माण करना है, जैसे संगीत के समान एक शांतिप्रद माहौल तैयार हो सके। तो उस उद्देश्य को लेकर उन्होंने हल्के रंगों का प्रयोग भी किया। जहाँ तक उन्होंने न केवल सब्जेक्टिव पेंटिंग्स थी, उनमें तो उन्होंने अपने रंगों का प्रयोग किया ही, और जो व्यक्ति चित्रण थे उन व्यक्ति चित्रणों में भी रंगों का समुचित भावनाओं के अनुसार उन्होंने उपयोग किया। अपने तुलिका का उन्होंने संचालन का उपयोग भावनाओं के अनुसार किया। जैसे ऑजेन बास जो उसके कला संग्राहक थे, अच्छे आर्ट कलेक्टर थे और बड़ा स्नेह भी रखते थे इनसे, वान गोग से, उनका उन्होंने चित्र बनाया। तो उसके बैकग्राउंड के अंदर जो ऑजेन बास का जो पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने, उसके बैकग्राउंड के अंदर चमकीले नीले रंग का विस्तृत मतलब अच्छा प्रयोग किया। चमकीले नीले रंग से उसका बैकग्राउंड बनाया, जिसमें एक अनंत आसमान का आभास दिखाई पड़ता हो, और चेहरे को बहुत ही सुंदरता से चमकीला बनाया। तो उनका ये मानना था कि क्योंकि वो उनसे ऑजेन वास से उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे, ऑजेन वास भी उनको स्नेह करते थे, और ऑजेन वास का कला का अपना एक दायरा था, व्यापार था, अनेक कलाकार लोग उनके पास आते थे और अपनी कला को वहाँ रखते थे प्रदर्शन के लिए। तो एक विशाल उनका दायरा था। उस विशाल दायरे को दिखाने के लिए उन्होंने अनंत आकाश का एक भास देने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया और चेहरे को चमकीला बनाया, तो जैसे आसमान के अंदर सितारा चमक रहा हो। तो ये भाव उन्होंने अपने पोर्ट्रेट के अंदर डालने की कोशिश की। और भी जैसे उन्होंने कई पिछले चर्चाओं में मैंने बताया कि जब वो उन्माद की अवस्था में होते थे तो ऐंठनदार लाइनों के द्वारा, ब्रश स्ट्रोक के द्वारा भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने विषय के अनुसार रंगों का और तुलिका संचलन का भावात्मक प्रयोग उन्होंने आरंभ किया, और ये उनकी कला की विशेषता ने उसको वान गोग को बहुत ही विशिष्ट बना दिया। जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, सूर्य और ज़मीन के ये दार्शनिक अंदाज को लेकर, दार्शनिक भावों को लेकर चलते थे। तो उनका मानना था कि मानव जाति के लिए सूर्य का बहुत महत्व है, और ये एक सुप्रीम पावर है, प्योरिटी है, एक पवित्रता है जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। तो पीले रंग को उन्होंने बहुत महत्व दिया। उन्होंने, अगर आपने पढ़ा हो या कभी सुना हो कि इनके सनफ्लावर करके पेंटिंग बहुत पहली बार ऑक्शन के अंदर बहुत बड़ी कीमत के साथ में बिकी थी, सूर्यमुखी के फूल, और बहुत फेमस भी थे वान गोग के सूर्यमुखी के फूल। अगर आपने बचपन में देखा होगा कि स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स ले जाते थे, उसके ऊपर सूरजमुखी के फूल बने हुए होते थे, मैंने कई जगह देखी थी, शायद आपने भी देखी हो। तो वो सूरजमुखी के फूल वान गोग के बने हुए थे। तो पीले रंग को वो बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपने कमरे का जब उन्होंने दृश्य बनाया अंतरसत्ता बता, तो पीले रंग के फूलों को और पीले रंग के प्रकाश के आते हुए वो पर्दों को उन्होंने बहुत महत्व दिया। पीले रंग का मतलब उनके पारलौकिक तेज और पवित्रता का वो उसमें दर्शन करते थे। और ये तो ही रंग के बाद तुली का संचालन के अंदर वो रेखा चित्र के अंदर एक ठोस, एक गतित्व प्रदान करते थे। उनके ब्रश स्ट्रोक्स अगर आपने देखे होंगे, वान गोग के ब्रश स्ट्रोक्स अगर आपने देखे हैं, तो ब्रश स्ट्रोक्स वो
पतली लाइनों से लंबे लंबे बनाते थे, न कि प्रभाववादियों की तरह साइंटिफिक ढंग से कोई पैचेस लगाते हो नहीं। वो अपना पैचेस लगाने का, उनके ब्रश स्ट्रोक लगाने का तरीका अपना खुद का अलग निराला ही था। वो पूरी चित्र भूमि के अंदर पतली पतली लाइंस के द्वारा, लाइन का मतलब ब्रश की कलर की लाइन के द्वारा वो पूरे एक चित्र तल को चित्रित कर दिया करते थे, पेंट कर दिया, रंगीन कर दिया करते थे। और छोटे छोटे लाइनों से या ब्रश स्ट्रोक्स बनते थे, उसमें एक फोर्स, एक गतिज ऊर्जा दिखाई पड़ती थी। तो ये उसमें एक हलचल पैदा करती थी, उसमें एक मूवमेंट खड़ा करती थी। चित्र स्थिर नहीं रहता था, चित्र के अंदर एक गतिज पैदा हो जाती थी, एक गति पैदा हो जाती थी, एक फोर्स पैदा हो जाता था। वो उस चित्र के साथ में संवाद बन जाता था देखने वाले का, तो चित्र जीवंत लगता था। इस जीवंतता को लाने के लिए उन्होंने अपने चित्रों के अंदर इस ब्रश तुली का संचालन पद्धति का उन्होंने प्रयोग लिया। और इनको चित्र भी ऐसे ही पसंद आते थे। वान गोग ने को जो पसंदीदा चित्र थे, जैसे कि मान लो रेम्ब्रांट का एक चित्र था लाजारस का उत्थान, है ना, ओरिजिन ऑफ द लाजारस। तो उसमें भी क्या है कि बहुत लाइनिंग को यूँ फोर्सफुली और उसमें एक गतिज ऊर्जा दी हुई थी, वो भी उनको बहुत पसंद था। डेलाग्रा का दयालु सैमेरिटन करके एक चित्र था, वो भी उनको पसंद था। डोमिये का शराबी करके एक पेंटिंग्स थी। ये सारी जो पेंटिंगें थी जिनको वो पसंद करते थे, जैसे मिले का बीज बोने वाला, ये जो पेंटिंग्स थी, इन पेंटिंग के अंदर भी इसी तरह की लाइनिंग की, फोर्सफुल लाइनिंग की एक संचालन हुआ कर दिखता था। तो जो लयबद्ध कला के चित्र के अंदर जो एक लयात्मक भाव था, उससे वो बहुत प्रभावित होते थे। और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी चित्रांकन और रंगों को प्रयुक्त करने की पद्धति को उन्होंने अपनाया। वो जब चित्र बनाते थे तो चित्र का मूल उद्देश्य होता था भावात्मक पक्ष को उगाना। शुरू के चर्चाओं में अपन इस बात पर ध्यान दिया कि वो वस्तु के सूक्ष्म निरीक्षण करते और उसके साथ एक भावात्मक तादात्म्य स्थापित करके उस भावप्रद पृष्ठभूमि पे काम करते थे। भावप्रद उसके जो संबंध थे चित्रकार के या कलाकार के, वो उसको ज़्यादा महत्व देते थे, न कि वस्तु के आकार स्पष्टता को। हालांकि आकार स्पष्टता को प्रभाववादियों से ज़्यादा उन्होंने स्पष्ट किया। जैसे उत्तर प्रभाववाद के अंदर, नव प्रभाववाद के अंदर रूसों ने जो बनाए, उसके अनुसार उन्होंने बिंदुवादी पद्धति पर बनाए, आकार की स्पष्टता थी। इन्होंने भी आकार की स्पष्टता तो दी, लेकिन आकार की स्पष्टता के साथ में भाव प्रवणता होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप एज सच उसके आकारों की स्पष्टता देंगे तो वो चित्र जो है वो जड़ रूप में और विश्लेषणात्मक चित्र बन जाएगा, फिर उसमें भावना आहत होती है। तो उन्होंने आकार का चित्रण करते समय उसकी जो महीन बारीकियां थी, उस बारीकियों को उन्होंने दरकिनार करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। बारीकियों को छोड़ देते और मूल जो उसके संरचनात्मक उसका जो रूप था, फॉर्म था, वो उसको लेकर ज़्यादा काम करते थे। उनकी वान गॉग के अगर आपने रेखांकन भी उन्होंने बहुत बनाया। शुरुआती दौर पे काफ़ी रेखांकन किए, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो चित्रों को रंगीन बना पाते। तो उन्होंने आरंभिक दौर में और बाद में भी रेखांकन बहुत किए। तो रेखांकन की अगर अपन उस चीज़ को देखा जाए तो रेखांकन के अंदर भी भाव प्रवणता, जो इमोशनल फीलिंग्स और फोर्स, वो दोनों ही आपको दिखाई देंगे। तो एक लाइवनेस जो थी उनकी पेंटिंग्स में, इन्होंने वान गॉग को बहुत महत्व, बहुत प्रतिष्ठा दिलाई। और गतिबद्ध जो लेखाओं के द्वारा, लाइंस के द्वारा, पेंटिंग्स में भी लाइन, आपने उनके चित्र देखा होगा तो छोटी छोटी कलरफुल लाइनें ही दिखती है। इवन कि अगर उन्होंने सूर्य भी बनाया तो सूर्य के घोड़े के साथ साथ उन्होंने यहाँ छोटी लाइनें, कलर की लाइनों का उसमें प्रयोग किया है। तो ये जो लाइन के साथ में ब्रश स्ट्रोक्स लगाना, ये वान गॉग की अपनी एक विशेषता थी, जो चित्र के अंदर एक गतिज पैदा करते थे, एक सजीवता पैदा करते थे और लयबद्ध रेखाओं का उन्होंने प्रयोग किया। जैसे वहाँ उन्होंने सैरो वर्क्स का एक मार्ग, इनका प्रसिद्ध चित्र है, वो देखोगे तो आप स्पष्ट उसमें लाइनें बड़े
बढ़िया ढंग से आपको प्रतीति होगी उनकी। जैसे कि पहले मैंने कहा कि न केवल पेंटिंग और ये अपने पोर्ट्रेट जो बनाते थे उसमें भी भावों का बड़ा रंगों का भाव के अनुसार रंगों का चयन करते थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अजय बॉस का तो जैसे पहले जिक्र किया, उसका व्यक्ति चित्र बनाया ही। नट, आर्मा, रूलम, इनके चित्र भी इन्होंने बनाए व्यक्ति। तो जब ये पोर्ट्रेट भी बनाते थे तो इसकी जो बाह्य रेखाएं होती थी उस बाह्य रेखाओं को ऐंठन दिया करते थे, मतलब एक सीधी लाइन नहीं देके इसमें गोल घुमाव भी स्ट्रोक्स के साथ में वो दे देते थे। तो उन्होंने ये दिखाया कि जो मनुष्य जिसका वो पोर्ट्रेट बनाते हैं उसके अंदर जो पीड़ा है, जो उसका दुख है, दर्द है, वो मतलब जो विचलन का, उसका मानसिक विचलन का जो भाव है व्यक्ति का, उसको दिखाने के लिए वो लाइनों को ऐंठन देकर उनमें बैकग्राउंड का यूँ लहराती हुई, जैसे कुछ चीज़ें लहरा रही है, मूवमेंट आ रहा है, तो ऐंठन देकर भी उसको अभिव्यक्त करते थे। यानी कि उसमें एक प्रतीकात्मकता भी थी। रंगों की चयन तो भावानुसार था ही, लेकिन उसकी प्रस्तुति में भी हल्के कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म था, प्रतीक रूप था। और उस प्रतीकता से भी आगे बढ़कर उन्होंने काम किया और जो आत्मिक अभिव्यक्ति थी, जो भावात्मक अभिव्यक्ति थी, उसको उन्होंने अधिकता से अपने चित्रों में प्रदर्शित किया। और यही वो स्थिति थी जहाँ से अभिव्यंजनावाद की शुरुआत मान सकते हैं आप। अभिव्यंजनावाद आया नहीं था, लेकिन अभिव्यंजनावाद की जो अभिरुचि थी, जो जिसके प्रति उसका जो मूल भाव था, वो मूल भाव वान गो के अंतिम समय के चित्रों के अंदर अभिव्यक्त होने लग गया था। बाह्य रेखा के अलावा छोटी छोटी लकीरों के माध्यम से भी वो रंगांगन को पूरा क्षेत्र, पूरा जो बैकग्राउंड है या चित्र क्षेत्र, छोटी छोटी लाइनों के रंगीन रंगों की लाइनों के द्वारा वो भरकर पूरे